सिर्फ सच। नमस्कार, द त्रिकाल में आपका स्वागत है। मैं रवीन दुबे। आज एक खास विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में संसद में जिस तरीके से लोकसभा बिल पास हुआ, सभी दलों ने उसको एक मतेन उसका समर्थन किया। और अब हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये कहा कि सारे दलों ने मजबूरी में सर झुकाकर महिला आरक्षण बिल को समर्थन किया है। इस समर्थन के साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी कि महिलाओं को सचेत रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा और किसी भी भ्रम में नहीं आना चाहिए। उनकी इस अपील के पीछे एक छिपा हुआ मकसद ये था कि महिला आरक्षण बिल के अंदर जिस तरीके से आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस सवालों के जवाब को लेकर भी उन्होंने संकेत दिया कि महिलाओं को एकजुट रहना पड़ेगा। लेकिन द त्रिकाल आपके सामने खास तौर से कुछ सवाल लेकर आ रहा है। इन सवाल के जवाब हम सबको तलाशना होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बेहताशा खर्च बढ़ गया है, कहने को तो सरकारी सीमा बहुत लिमिटेड है, तय है कि इस सीमा के भीतर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं, उसके तहत कहा जाता है कि एक विधानसभा सीट का खर्च 5 से 7 करोड़ रुपए आता है और एक लोकसभा का खर्च 10 से 12 करोड़ रुपए आता है। तो इतना खर्च करने के लिए ये महिलाओं के पास कहाँ से धनराशि आएगी? ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो इतनी राशि खर्च कर चुनाव लड़ सकेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल। इसी तरीके से यदि इन महिला आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, तो कौन सा दल है जो 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च कराकर इन चुनावों में अपना पार्टी का खर्च बढ़ाएगा? ये हम सब जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर या चुनावी आयोग की जो सीमा है, उससे कई गुना ज़्यादा खर्च होता है। और उसके बाद फिर चुनाव में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के खर्च, प्रिंटिंग में व्यय, चुनाव प्रचार को लेकर व्यय, इस तरीके से अनेक तरीके से खर्च होता रहता है, हम सब जानते हैं। और उसका व्यय है जो 5 से 7 करोड़ रुपए का एक विधानसभा में खर्च आता है। तो अब ये बात आ रही है कि यदि इस तरीके का खर्च आएगा तो क्या धन्ना सेठों के जो परिवार हैं, उनकी महिलाएं विधानसभाओं में जाएंगी? क्या ऐसी बड़े अभिजात वर्ग की महिलाएं संसद में पहुंचेंगी जिनके परिवार पहले से राजनीति में है? जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था 1993 में लागू हुई थी, उसके बाद से आज तक पंचपति, सरपंचपति, जिला पंचायत अध्यक्ष पति सक्रिय हैं और वो बैठकों तक में जाते हैं। तो क्या विधानसभा लोकसभाओं के बाहर भी सांसद पति और विधायक पति देखे जाएंगे या उनकी सक्रियता दिखाई देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में हमको सबको देखने को, सुनने को मिलेंगे। और देखना पड़ेगा कि सही में वाकई में महिला आरक्षण जिन उद्देश्यों को लेकर लागू किया जा रहा है, वो वाकई में सफल है या नहीं है। देखिए, महिलाओं के साथ साथ एक और बात आती है कि आदिवासी क्षेत्र का क्या होगा, दलित महिलाओं का क्या होगा, इसी तरीके से शूद्र महिलाओं का क्या होगा, ओबीसी महिलाओं को लेकर क्या होगा। इन बातों का सवाल अभी चुनावी फायदा लेने के लिए सरकार में भी अवश्य बिल पास हो गया, लेकिन ये सवाल आज भी ज्यों के त्यों। देखिए, 2009 में जब मनमोहन सरकार थी, तो उस मनमोहन सरकार के दौरान सांसद, जो जबलपुर से पहली बार सांसद रहे शरद यादव ने संसद में एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ था और उनके उस भाषण की आज फिर से जो भाषण है वो वायरल हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो हम पूरा भाषण अपने इसके न्यूज़ क्लिप के साथ आपको देंगे, आप सभी को सुनना चाहिए कि उन्होंने जो संसद में बोला तो वाकई में ऐतिहासिक है। उन्होंने एक शब्द बोल दिया था, परकटी महिलाएं। उस परकटी महिलाओं को लेकर बड़ा तमाशा हुआ, संसद के भीतर हंगामा हुआ, बाहर उनका विरोध हुआ। बाद में शरद यादव ने सफाई दिया और उन्होंने इस बात को लेकर बोला कि महिलाओं को अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। परकटी महिलाओं से मेरा कहने का उद्देश्य अभिजात वर्ग की महिलाएं, धन्ना सेठों के परिवारों की महिलाएं, इस तरीके का तर्क देकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन आज भी वह संसद में इस भाषण की चर्चा होती है। और अब देखिए, जब भी महिला आरक्षण का बिल आया तो शरद यादव का वह भाषण फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हमारा कहना है कि इन सवालों के साथ इस भाषण को जरूर सुनिए और देखिए कि वाकई में क्या ये सवाल आज भी जिंदा है। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है। तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहाँ कुछ संख्या में आ गए। आपके दिल और दर्द में दर्द है, हो सकता है आपके मन में ना हो, लेकिन ये अब नहीं रहा रिजर्वेशन। आपने इस देश के शूद्रों को, अति शूद्रों की संख्या घटाने के लिए लाए। शरद यादव तो बोलने में दिक्कत है, इनकी बेटियां और इनकी बहनें कहाँ तक आगे बढ़ेंगी? कोई आंदोलन होता, कोई धरती से आंदोलन होता, जयप्रकाश आंदोलन था, कोई दूसरा धरती से आंदोलन होता, आप जरूर करते।
लेकिन बिगड़ आंदोलन के यहाँ कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए। महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस देश में सावित्री सीता तो प्रतीक नारी है। इस देश की सबसे तेजस्वी महिला द्रौपदी जो है उसका कोई नाम नहीं लेता। और मैंने कहा ना, हिंदुस्तान की उन्नत जो जाति व्यवस्था बना के रखना, इसलिए यौन सुस्ता का जो कंसेप्ट हमारा है उसी के चलते उसको गुलाम बना के रखना है। जाति तोड़ो, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं, अपने आप आगे आ जाएंगे। इसलिए द्रौपदी जैसी तेजस्वी महिला किसी अन्याय के सामने न सर ने झुकाया, किसी तरह के किसी बाधा पर कभी किसी जगह समझौता नहीं किया। वो प्रतीक नारी नहीं जिसमें 99 गुण थे, सिर्फ वो पतिव्रता नहीं थी, उसके 5 पति थे। सिर्फ हिंदुस्तान की औरत को पतिव्रता और पतिव्रता साथी के साथ वफादारी होना चाहिए, लेकिन ये वफादारी हिंदुस्तान की आधी माँ और आधी औरत को गुलाम बना दे, उसको पूरी तरह जंजीरों में जकड़ ले। इस आजादी को तोड़े बगैर, और शादी उसकी आजादी होती महिला के रिजर्वेशन से नहीं, किसी महिला को अध्यक्ष बनाने से नहीं, किसी को राष्ट्रपति बनाने से नहीं। ये तो टोटका है, हम इससे कभी सहमत नहीं होने वाले। हिंदुस्तान की औरत तो सही में कैद है, शूद्रों की कैद है, ज्यादा पछड़ी है, वो ज्यादा दिक्कत में है, वो ज्यादा पति से सताई हुई है, ज्यादा शराब वहां पीते हैं लोग, उसको लिबरेट करो। तुम कहते हो मुसलमान की औरत कॉमन सिविल कोड, अरे इससे बड़ा मौका क्या है? निकालो बाहर उसको, क्यों नहीं देते उसको अलग से? तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर बहस होगी, जब बहस करेंगे हम। लेकिन हम आपसे उपाध्यक्ष जी धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं, नारायण स्वामी जी जो आपने लिखा है वो भजन है, उससे स्वर्ग जाते या नरक जाते पता नहीं चलता, लेकिन भजनों से देश नहीं बनता, सार्थक तरीके से आचरण करने से मुल्क बनता है, देश बनता है। गांधी बुत नहीं है, अंबेडकर बुत नहीं है, उसके विचार को मार करके हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। हमने मार दिया उसको, हमने उसको गिरा दिया है, मिट्टी डाल रहे हैं हम। और हम गांधी और लोहिया और जयप्रकाश और चौधरी चरण सिंह, महात्मा कबीर के चलते, क्या बात है, क्या चीज कही है। कबीर से बड़ा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं। वादक जी आपकी पार्टी है, वो मार्स की कैपिटल की पूरी पोथा लिखती है, तब कहीं मार्स कैपिटल समझा सकते हैं। कबीर एक सेंटेंस में कह देता है, साधु इतना पाइए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा। सिर्फ सच।